हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्ती की पाठशाला। ओके, तो आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। तो आज हम विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में ये जानेंगे कि कौन कौन से प्रकृति के जो जीव है वो किस किस जगत में रखे गए हैं या उन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो हम सब जानते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर असंख्य प्रकार के असंख्य जीव विद्यमान हैं और निवास करते हैं। अब इन जीवों में अनेक प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, ये बायोडाइवर्सिटी इनके आकार के स्तर की भी हो सकती है, इनके आकार के स्तर की भी हो सकती है और इनके जीवन काल से संबंधित भी हो सकती है, जीवन काल से संबंधित भी हो सकती है। ओके, तो कुल मिला के कुछ ऐसे जीव है प्रकृति में जो काफ़ी छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा जीवाणु काफ़ी छोटा जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हमें देखना पड़ता है। और इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग तो बड़े बड़े जीव भी प्रकृति में विद्यमान हैं, जैसे कि 30 मीटर लंबी नीलवहल मछली, और उससे भी ऊंचा पौधा हम देखें तो सिकोया सिम्परविरेंस, जिसे हम रेडवुड कैलिफोर्निया के नाम से भी जानते हैं। 120 मीटर की ऊंचाई है लगभग उसकी। इस तरह से हमने देखा कि कुछ जीव तो प्रकृति में कैसे हैं भाई, बहुत छोटे हैं, और कुछ जीव बहुत बड़े हैं। इसी प्रकार से और भी विविधता होती है, जैसे कि कुछ जीवों का जीवन काल बहुत अल्पतम होता है, बहुत कम होता है। जैसे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, ऐसे कीट वगैरह होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, उनका जीवन काल कुछ दिनों का या कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिनों का या कुछ घंटों का हो सकता है। ओके, और कुछ जीवों का, जैसे पादप जगत में हम बात करें तो कुछ पादप हजारों साल के भी होते हैं भाई। कितने साल के? हजारों साल के भी होते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हमारी इस प्रकृति में, हमारी इस पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। और ये विविधता बहुत लंबे समय से चली आ रही है और लाखों वर्षों के जैविक विकास का परिणाम भी है ये जैव विविधता। लाखों वर्षों का जो जैविक विकास होता आ रहा है उसका परिणाम भी है ये जैव विविधता। ओके, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इतनी सारी जैव विविधता है तो ये तमाम तरह के जो जीव हैं इनको एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हमने क्या करा, हमने समान गुणधर्म वाले और समान संरचना वाले जीवों को एक साथ रखना चाहा, और इसी आधार पे हमने क्या कर लिया, उनकी प्रकृति के आधार पे, उनकी सेल की जो बनावट है उसके आधार पे, संरचना और बनावट के आधार पर हमने क्या करा भाई, हमने विभिन्न जीवों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफिकेट कर दिया। ओके, यानी कि वर्गीकृत कर दिया। तो यदि हम वर्गीकरण के इतिहास की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है उन्होंने ही की है। किसने? अरे भाई अरस्तु साहब ने, हमारे जीव विज्ञान के पिता जो ठहरे। ओके, तो हमारे जीव विज्ञान के जो पिता है अरस्तु, उन्होंने ही शुरुआत की थी वर्गीकरण की। यानी कि सबसे पहले यदि वर्गीकरण का इतिहास देखने जाएंगे तो प्रसिद्ध ग्रीक या यूनानी विद्वान और विचारक अरस्तु ने वर्गीकरण का शुरुआत कर दिया था भाई। ओके, उन्होंने समस्त प्रकार के जो जीव जंतु है उन्हें जल, थल और वायु में रहने के आधार पर अलग अलग तरह से व्यवस्थित वर्गीकृत किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्होंने जो कुल मिलाकर जो दो भागों में बांट दिया था, समस्त प्रकार के जीवधारियों को दो भागों में बांट दिया था, वर्गीकृत कर दिया था। कौन कौन से? अरे वनस्पति जगत और जंतु जगत। ओके,
लेकिन बाद में और भी रिसर्च हुए और अनेक वैज्ञानिक आए। उनके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जॉन रे नाम के। कौन से? जॉन रे। और जॉन रे साहब जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। क्या किया भाई? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने, जॉन रे ने वर्गीकरण को क्या करा? वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, वैज्ञानिक आधार दिया। ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं वही स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। कौन? अरे कार्लोस या फिर कैरोलस लीनियस। उन्होंने वर्गीकरण की दुनिया ही बदल कर रख दी। यानी कि आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत उन्होंने की, उसी से बाद में जो नई वर्गीकरण प्रणालियां आई, नई वर्गीकरण की जो प्रणालियां आई, वो उन्हीं की देन है। किनकी? कैरोलस लीनियस की। क्योंकि वर्गीकरण की दुनिया में यदि किसने तहलका मचाया मॉडर्न युग में, तो किसने मचाया भाई? अरे कैरोलस लीनियस ने मचाया। किसने मचाया? कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में वर्गीकरण के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी दी। उन पुस्तकों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप कौन कौन सी दी। जैसे कि सिस्टीमा नेचर, सिस्टीमा नेचर, सिस्टीमा नेचर, क्लास प्लांटेरम, क्लास प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, और एक और बहुत अच्छी पुस्तक लिखी उन्होंने। पता है आपको उसका नाम क्या है? भाई उस पुस्तक का नाम है थियोसोफिया बॉटेनिका। क्या नाम है? थियोसोफिया, थियोसोफिया बॉटेनिका, बॉटेनिका, थियोसोफिया बॉटेनिका। इन तमाम पुस्तकों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी दी, विस्तृत अध्ययन किया और उन तमाम जानकारियों को इन पुस्तकों के माध्यम से हमें और आपको बताया। ठीक है। अब इसमें से जो सिस्टीमा नेचर नाम की जो ये बुक है हमारे पास में, इस बुक में उन्होंने समस्त जगत को, जंतु जगत हो या पादप जगत हो, इन सब तरह के जो जगत है ये, इनको दो भागों में बांट दिया। इस पुस्तक के माध्यम से हमें पता चला सिस्टीमा नेचर में उन्होंने समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांट दिया। ओके, कौन कौन से, किसने बांटा? कैरोलस लीनियस ने। एक तो उन्होंने बांटा जंतु जगत और दूसरा था उनका पादप जगत, जंतु और पादप जगत। तो इसकी जानकारी हमें मिल रही है सिस्टीमा नेचर से, जंतु जगत और पादप जगत। ओके, अब ये जो वर्गीकरण की प्रणाली की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की, इसी शुरुआत से या इसी प्रणाली से नई जो प्रणालियां चालू हुई, जो 5 जगत प्रणाली चालू हुई, जैसे कि उसका जो आधार है वो यहीं पे है। कहाँ पे? कैरोलस लीनियस की प्रणाली के ऊपर ही वो टिकी हुई है। इसीलिए हमारे जो कैरोलस लीनियस सर है, इन्हें हम आधुनिक वर्गीकी का पिता कहते हैं। आधुनिक वर्गीकी का पिता कहते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह की परंपरागत द्विजगत प्रणाली थी। परंपरागत द्विजगत प्रणाली, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है ना। फिर इसके बाद में आते हैं सर R.H. विटेकर। कौन आते हैं? और उन्होंने 5 जगत प्रणाली की शुरुआत की। 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली अस्तित्व में आती है इस द्विजगत प्रणाली के बाद में। तो ये 5 जगत प्रणाली क्या है, कौन लेकर आया? अरे भाई, इसको R.H. विटेकर लेकर आए। कौन लेकर आए? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, R.H. विटेकर 5 जगत प्रणाली लेकर आए। 5 जगत प्रणाली, यानी कि R.H. विटेकर ने
समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांट दिया। कितने जगत में बांट दिया? अभी कितने थे भाई? अरे 2 जगत थे सर, और अब कितने हो गए? अब 5 जगत हो गए। कितने हो गए? 5 जगत। तो अब हमारे जितने भी जीवधारी है उनको 5 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब ये 5 जगत कौन कौन से थे? अरे भाई इन्होंने 3 अलग जगत और जोड़ दिए। 3 जगत तो 2 जगत तो थे ही सही, और 3 जगत और जोड़ दिए गए। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, और बाकी 2 वही पादप और जंतु। तो चलिए इन 5 जगत के बारे में व्यवस्थित जानकारी देते हैं आपको। चलिए आइए, कौन कौन से जगत है हमारे पास है? सबसे पहला मोनेरा जगत, मोनेरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा। और फिर पढ़ेंगे हम लोग कवक समुदाय के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग पादप के बारे में, और फिर जंतु जगत। ओके, ये 5 जगत प्रणालियां हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जगत कौन सा? मोनेरा जगत। तो क्या विशेषताएं होंगी हमारे मोनेरा जगत की, और कौन कौन से जीव इसमें शामिल किए गए हैं? तो याद रखिए, मोनेरा जगत में जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीव होते हैं उन सभी को इसी श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में? मोनेरा में। 2 विशेषताएं हैं, एक तो एक कोशिकीय जीव शामिल किए जाते हैं, और दूसरा प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है ना? तो इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, जीव सम्मिलित किए गए हैं, ओके। एक तो एक कोशिकीय है और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि भाई एक ऐसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है। कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। और ऐसी कोशिकाओं में जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो या तो पाए नहीं जाते हैं या विकसित प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो यानी कि एक अविकसित प्रकार की एक कोशिका होती है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना? तो इसी प्रकार के ये जीव होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। और एक कोशिकीय जीव किसमें सम्मिलित किए गए हैं? मोनेरा जगत में सम्मिलित किए गए हैं। और क्या विशेषता हो सकती है इनकी? इन जीवों के अंदर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई भी जाती है, शेल वॉल पाई भी जाती है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें नहीं भी पाई जाती है। ओके, यानी कि इनमें कोशिका भित्ति होती भी है और कुछ जीवों में नहीं भी होती है। और यदि मैं पोषण के स्तर की बात करूं, किसकी? पोषण की, तो इनमें कुछ जीव स्वपोषी भी होते हैं और कुछ जीव परपोषी या विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। लिख लेते हैं ये बात भी। चलिए, तो इनमें कुछ जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और कुछ में नहीं भी, और कुछ में नहीं भी। पोषण की अगर मैं बात करूं तो पोषण इनमें स्वपोषी स्तर का भी होता है, स्वपोषी, और विषमपोषी प्रकार का होता है। याद रखिए, इनमें जो मेल
हमारी डिफरेंशिएशन वाली बात आती है, अंतर वाली बात आती है, वो कौन सी आती है कि इनमें संगठन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का संगठन है इन जीवों में, और कैसा है, एक कोशिकीय होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर ऐसी कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, अभी बता चुका हूं वैसे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए प्रोकैरियोटिक के बारे में आगे कोशिकाओं के लेसन में हम विस्तार से समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वास्तव में क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। रचना के आधार पर दो तरह की कोशिकाएं हम अगले लेक्चर में जरूर देखेंगे। ओके, तो चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं केंद्रक विहीन कह दें आप, या फिर कह सकते हैं अस्पष्ट केंद्रक होता है इसके अंदर, अस्पष्ट, स्पष्ट केंद्रक इसके पास नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो मोनेरा जगत है हमारा, इसमें उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि उदाहरण कौन कौन से हैं। इसमें जो जीवाणु होते हैं हमारे, उन जीवाणुओं को शामिल किया गया है, बैक्टीरिया जो होते हैं यानी कि। ओके, तो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, उसके बाद में आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, तंतुमय जीवाणु, तंतुमय जीवाणु। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे जो जीव हैं वो मोनेरा जगत में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? मोनेरा जगत में रखे गए हैं सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको मोनेरा जगत कि मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक संगठन वाले हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, और इनमें कुछ जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेल वाल, और कुछ में नहीं भी। पोषण के स्तर की बात करें इनमें हम लोग, तो कैसा पोषण है इनका? स्वपोषी भी होते हैं कुछ, और कुछ विषमपोषी प्रकार के भी होते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल एंड तंतुमय जीवाणु। ओके, ये उदाहरण हो गए हमारे सामने, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, प्रोटिस्टा जगत देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा जगत है हमारे पास प्रोटिस्टा। इस समुदाय में या इस जगत की हम बात करें तो इसमें एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रायः जलीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लिख लेते हैं इसको। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रायः जलीय जीव मतलब एक्वाटिक जलीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। ओके, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रायः जलीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। ओके, अब इस जगत में जो जीव शामिल किए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें प्रचलन के लिए, गमन करने के लिए सीलिया और फ्लैजिला जैसे सेल ऑर्गेनेल या अंगक पाए जाते हैं। ठीक है ना, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ जीवों में, इस समुदाय के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला जैसी संरचना पाई जाती है।
संरचना पाई जाती है। सीलिया फ्लैजिला क्या है ये? अरे भाई उनको चलने के लिए, यानी कि कह सकते हैं आप उनका क्या है, पाद यानी कि पांव। ओके, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम पोषण की बात करें कि इनमें पोषण कैसे होता होगा सर, इनमें भी कुछ में स्वपोषी है और कुछ में विषमपोषी है। पोषण के स्तर की बात करें भाई, पोषण इनमें प्रोटिस्टा में तो कुछ स्वपोषी भी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? स्वपोषी। और कुछ विषमपोषी भी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जीव है इसके अंदर। चूँकि जलीय जीव भी शामिल किए गए हैं विशेष रूप से, तो अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम और जो एक कोशिकीय शैवाल होता है वो भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ प्रोटोजोआ भी इसी में शामिल है, परजीवी। ओके, और जो वो युगलिना होता है ना, युगलिना या एगलिना, अरे भाई जो दोहरी जीवन पद्धति को प्रदर्शित करता है वही एगलिना, वो भी इसी में शामिल किया गया है। ओके, तो ये सारे जीव इसमें शामिल किए गए। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामेशियम या पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम। ओके, उसके बाद एक कोशिकीय शैवाल। ओके, उसके बाद में हमारा जो एग्लिना या इसको युगलिना भी कहते हैं, ठीक है ना, एग्लिना या युगलिना। ओके, और प्रोटोजोआ ओके, ये प्रोटोजोआ। चूंकि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। ओके, लेकिन संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें यूकेरियोटिक कोशिका का संगठक होता है। ओके, इसलिए प्रोटोजोआ किस में शामिल किया गया है? इसी में शामिल किया गया है, प्रोटिस्टा जगत में। तो ये सारी क्वालिटी आ गई आपके सामने। किसकी? अरे सर, प्रोटिस्टा जगत की। ओके छात्र, तो देखिए, एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक, प्रायः जलीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। ओके, कुछ जीवों में गमन के लिए क्या पाया जाता है? अरे सीलिया और फ्लैजिला जैसे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं। ओके, और संरचना इनके जैसी सीलिया फ्लैजिला जैसी संरचनाएं पाई जाती है। किसके लिए? चलने के लिए। ओके, पोषण का स्तर अगर देखें तो कुछ स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पर अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, एक कोशिकीय शैवाल। ओके, और एग्लिना, प्रोटोजोआ। ठीक है ना, एग्लिना के बारे में जान लो भाई, इंपॉर्टेंट है। ये दोहरी जीवन पद्धति को प्रदर्शित करता है, यानी कि यदि सूर्य का प्रकाश इसको मिलता रहे, सूर्य का प्रकाश इसे मिलता रहे तो ये स्वपोषित हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? स्वपोषित, ऑटोट्रोपिक हो जाता है ये। ओके, और अगर सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिले तो ये इतरपोषी हो जाता है। कैसा हो जाता है? इतरपोषी या विषमपोषी हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा एग्लिना जो है ये स्वपोषित प्रकृति का भी है और इतरपोषी प्रकृति का भी या विषमपोषी प्रकृति का भी है। दोहरी जीवन पद्धति है इसकी, ड्यूअल नेचर सिस्टम है इसके पास में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो मुझे लगता है प्रोटिस्टा जगत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं कवक समुदाय, फंजाई को देखते हैं हम लोग। फंजाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।